हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का CBB कर आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों 2023 का भूगोल पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे। हम लोगों ने बहुविकल्पीय और इसके बाद जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न कवर कर लिए थे। यहाँ पे दोस्तों यहाँ तक हम लोग कवर कर चुके थे। अब बात करते हैं यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न की। तो यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न है। यहाँ प्रश्न है मानव विकास के 4 प्रमुख घटक के नाम लिखिए। तो यहाँ पे 1+1+1+1 मतलब 4 घटक का नाम लिखेंगे, तब 4 नंबर हमको मिलेगा। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 17 और इसके बाद जो है मानव विकास के 4 प्रमुख जो घटक हैं, आप इस प्रकार से भी डायग्राम के माध्यम से इसे लिख सकते हैं या तो आप नंबर वाइज भी लिख सकते हैं। इस तरह से डायग्राम लिखने से फ़ायदा ये होगा कि थोड़ा सा आपका यहाँ पे जो है अच्छा दिखता है और जो है हाईलाइट हो जाता है। दूसरी बात यह है कि पेज यहाँ पे कवर हो जाता है, ठीक है, तो आपका लगे कि यहाँ पे ये इन्होंने अच्छे से लिखा है। अब यहाँ पे पहला पॉइंट है समता, दूसरा है सतत पोषणीय, या तीसरा है उत्पादकता और चौथा है सशक्तिकरण। ये 4 पॉइंट हैं, इन्हीं 4 पॉइंट को समझना है। चलिए बारीकी समझते हैं समता क्या होता है। समता का मतलब समानता, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मानव विकास की बात हो रही है। पहला पॉइंट यहाँ पे ये प्रश्न समझेंगे ध्यान से कि मानव विकास की बात हो रही है। मानव विकास कैसे करेगा, उसके कौन कौन से घटक हैं, यानी कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कौन कौन से रीजन हैं जिसके द्वारा मानव विकास कर सकता है। अब सवाल यहाँ पे है समता, समानता। सिंपल से वर्ड में आप इसको समझना चाहते हैं तो समता मतलब समानता। समता का आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना है। लोगों को बिना जाति, भेदभाव, लिंग या आय के आधार पर समानता होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों ये प्रश्न जो कहना चाह रहा है उसका मतलब ये है समानता का मतलब जो है एक तरह से देखा जाए सभी समान हो। जैसे मान लो एक टीचर है, जब एक टीचर किसी क्लास में बच्चों को पढ़ाता है तो सभी को साथ में पढ़ाता है, किसी को पर्सनल अकेले बैठाकर नहीं पढ़ाता है। क्लास में जिस प्रकार से सभी बच्चे बैठकर ज्ञान अर्जित करते हैं और उस टीचर के सामने सभी बच्चे चाहे जिस जाति के हों चाहे जिस धर्म के हों सभी समान होते हैं और समान रूप से ज्ञान अर्जित करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे समता या समानता बातें की होती है कि जो प्रत्येक व्यक्ति को जो उपलब्ध अवसरों के समान पहुंच की व्यवस्था करना। मतलब ये है कि जो अवसर उपलब्ध होते हैं, अगर उन अवसरों को देखा जाए तो सबको समान रूप से मिलना चाहिए। यानी प्रकृति में जो भी संसाधन है अगर वो व्यक्ति को समान रूप से सबको बराबर मिल रहा है तो कहीं न कहीं मानव विकास कर सकता है, ठीक है। तो लोगों को बिना जाति भेदभाव के, लिंग के आधार पे समानता होना चाहिए। ये पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं। अगला पॉइंट इसमें है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीय, सतत मतलब कंटिन्यूटी, पोषणीय मतलब क्या होता है जो हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए। सतत पोषणीय का अर्थ है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। मतलब ये है कि पर्यावरण में जो भी मौजूद संसाधन है उसका प्रयोग इस प्रकार से करें कि अपनी आवश्यकता पूरी हो जाए और भविष्य की पीढ़ी के लिए बचा रहे, साथ ही पर्यावरण कोई नुकसान ना हो, तो इसे कहते हैं सतत पोषणीय विकास। मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है, मान लेते हैं एक पेड़ है। अब इस पेड़ को जैसे इस पेड़ से ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है, इस पेड़ से छांव मिल रहा है, इस पेड़ से लकड़ी मिल रही है, ठीक है, इस पेड़ से लकड़ी मिल रही है, इस पेड़ से जो है हमें बहुत विभिन्न प्रकार की औषधियाँ भी मिलती हैं। तो ये जो मिल रहा है इस पेड़ से, अगर इस पेड़ को जो है मान लेते हैं इस पेड़ को काट दिया जाए तो क्या इस पेड़ से जो इस पेड़ से आपने यूज़ किया, आपने छांव लिया, आपने ऑक्सीजन लिया, आपने लकड़ी लिया, आपने औषधियाँ से प्राप्त किया, आपने फल प्राप्त किया इससे, ठीक है, तो आप यूज किए। अब इसके बाद जो है आप इसको पेड़ को काट दिए हैं। अब आपकी जब पीढ़ी आएगी, इसके बाद जब आपकी पीढ़ी आएगी तो क्या ये पीढ़ी आपकी इस पेड़ का उपयोग कर पाएगी? आपका जवाब होगा नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये सतत पोषणीय विकास नहीं है। जब आपने इस पेड़ को यूज किया, आपकी आने वाली पीढ़ी भी इस पेड़ को अगर यूज कर पाए तो उसे कहेंगे सतत पोषणीय विकास। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे अब यही बात लिखा गया है कि जो पर्यावरण में मौजूद संसाधन है इनका प्रयोग आप इस प्रकार से करिए कि आपकी आवश्यकता पूरी हो जाए, ठीक है, लेकिन भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी बचा रहे और साथ ही पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, तो उसे कहते हैं सतत पोषणीय विकास। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे दोस्तों, अगला पॉइंट है उत्पादकता।
उत्पादकता का मतलब ये होता है कि मानव की कार्य करने की क्षमता और बौद्धिक क्षमता से लगाया जाता है। देखिए सिंपल सी बात ये है कि मानव की जो कार्य करने की क्षमता है, जो बौद्धिक क्षमता है, जैसे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो है उनकी कार्य करने की क्षमता उतनी नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कार्य करने की क्षमता उनके अंदर होती है। तो जिनके अंदर कार्य करने की क्षमता, बौद्धिक क्षमता यानी बुद्धि ज़्यादा होगी वो विकास भी ज़्यादा करेंगे, जिनके अंदर कार्य करने की क्षमता कम होगी वो विकास नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि उत्पादकता का तात्पर्य होता है कि मानव की जो कार्य करने की क्षमता होती है और जो बौद्धिक क्षमता होती है उसके उत्पादकता से लगाया जाता है। लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि करना चाहिए। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि लोग जो है अपनी क्षमता का निर्माण करें, जितनी उनकी क्षमता उसके प्रकार से उत्पादकता का निरंतर वृद्धि करें, जिससे क्या हो, उनकी जो है मानव विकास हो सके। अगला उत्तर दोस्तों है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का मतलब नाम से स्पष्ट है कि सशक्तिकरण मतलब कि आपको ताकतवर बनाना, मजबूत बनाना। जैसे अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्रदान करना। अपने विकल्प चुनने का मतलब ये है कि जो भी संसाधन हमें मिल रहे हैं उसको चुनने के लिए, उसको अपनाने के लिए हमारे पास शक्ति होनी चाहिए। सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कमजोर, पिछड़े व्यक्ति, समूह, समुदाय इतने सक्षम हो जाते हैं कि वो अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सकें और अपने व्यक्ति के दम पर, अपने शक्ति के दम पर विकास कर सकें। वही बात यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, सशक्तिकरण का तात्पर्य होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने जो भी उसका बौद्धिक क्षमता है, जो भी कार्य करने की क्षमता है, उसके आधार पर अपना स्वयं निर्णय ले सके और अपने शक्ति के दम पर अपना जो है विकास कर सके, किसी पर निर्भर ना हो, तो उसे सशक्तिकरण के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, चलवासी पशुचारण या वाणिज्यिक पशुपालन में विभेद बताइए, मतलब अंतर बताना है। तो चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुधन पालन में दो अंतर बताना है। चलिए यहाँ पे 2 नंबर प्लस 2 नंबर लिखा हुआ है, 4 नंबर मिलेगा। इसका आंसर देख लेते हैं कि इसके आंसर को कैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुधन पालन, तो सबसे पहले यहाँ पे चलवासी पशुचारण समझ लेते हैं बारीकी से। अब यहाँ पे देखिए कि वर्ड लिखा गया है यहाँ पे चलवासी पशुचारण। चलवासी का मतलब होता है कि चल एक स्थान पे बस जाते हैं। पशुचारण मतलब पशुओं को चराने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं को चराने के लिए जो व्यक्ति बस जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर, उसे कहते हैं चलवासी पशुचारण। भारत में भी कुछ ऐसे चलवासी पशुचारण पाए जाते हैं, विश्व में भी पाए जाते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं इसमें, चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है। मतलब कि जो ये चलवासी पशुचारण होते हैं ये अपने जीवन यापन के लिए प्राचीन समय से चली आ रही है, अपने जीवन यापन के लिए जो है पशुओं को पालते हैं और उनका जो है उनके जो भी प्राप्त होता है, जैसे कि मांस, दूध, बाल उनके जो प्राप्त होते हैं उनसे वो व्यवसाय करते हैं, जिससे उनके जीवन यापन चलती है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें पशुचारक अपने पालतू पशुओं को पानी और चारे के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। सिंपल वर्ड में लिखा है कि इसमें जो पशुचारक होते हैं, जो पशुओं को चराने वाले होते हैं, वो अपने जो पालतू पशु होते हैं, पालतू पशुओं को पानी और चारे के लिए, क्योंकि इनकी जो संख्या होती है 1-2 नहीं होती, 10 नहीं होती, बल्कि हजारों की संख्या में पशुचारण होते हैं, हजारों की संख्या में जानवर होते हैं, भेड़, बकरी, गाय, बैल, ये सब होते हैं, तो हजारों की संख्या में होते हैं, इसीलिए जो है ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते रहते हैं। अगला पॉइंट है, इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से, जैसे सहारा मरुस्थल वाला क्षेत्र है, यहाँ पे ऊंट ज़्यादा जो है वो पाले जाते हैं और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनको लेकर जाते हैं। एशिया में बहुत सारे क्षेत्र हैं, एशिया में अरब प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप में, और उसके बाद जो है मंगोलिया में और टुंड्रा प्रदेश में। ये जो देश हैं इसको मैं मानचित्र में दिखा दूं आपको। दोस्तों आप यहाँ पे एनसीईआरटी में दे सकते हैं चलवासी पशुचारण का जो क्षेत्र है, जैसे देखिए सहारा मरुस्थल ये है, ठीक है, ये सहारा मरुस्थल हो गया अफ्रीका का, और ये जो देखिए सऊदी अरब, ये अरब प्रायद्वीप बोलते हैं इसे, ठीक है, और एशिया का ये मंगोलिया और चीन वाला ये क्षेत्र यहाँ पे, और इसके बाद टुंड्रा प्रदेश, ये ऊपर वाला टुंड्रा प्रदेश हो गया, ठीक है। इस प्रकार से मानचित्र में भी आपको दर्शाना होगा, ये लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये संसार के कुछ ऐसे लोकेशन हैं जो चलवासी पशुचारण के रूप में जाने जाते हैं। अब दोस्तों आपने लोकेशन देख लिया है, अब बात करते हैं इसमें अगला पॉइंट की। इसमें पशुओं को देखभाल के लिए, जो पशु की देखभाल करते हैं उसके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं होती है, जैसे पशु बीमार हो गया तो उसके लिए कोई खास व्यवस्था नहीं होती है। अगला पॉइंट है, इसमें पशुओं की
एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं जिसमें भेड़ बकरी ऊँट याक ये आदि पशु रहते हैं। मतलब एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते रहते हैं और इनका स्थानांतरण होता रहता है। तो दोस्तों इसमें जो चलवासी पशुचारण है, इसमें कुछ पॉइंट आप इसमें ऐसे ले सकते हैं कि चलवासी जो पशुचारण होते हैं ये प्राचीन समय से चली आ रही एक प्रक्रिया है जो जीवन यापन के लिए एक तरह से व्यवसाय करते हैं। इसमें पशुचारक जो अपने पालतू पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते रहते हैं क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा होती है। इसके प्रमुख जो क्षेत्र होते हैं वो सहारा मरुस्थल है, एशिया, अरब प्रायद्वीप और मंगोलिया टुंड्रा प्रदेश ये सब आते हैं जो मैंने अभी मानचित्र में आपको दिखाया था। इसमें पशुओं की देखभाल के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं होती है। और अगला पॉइंट इसमें ले सकते हैं कि पशुओं की एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते इसमें भेड़ बकरी ऊँट याक आदि पशु रहते हैं। ये चलवासी की बात होगी। अब बात करते हैं वाणिज्य पशुधन पालन की। इसमें देखिए वाणिज्य पशुधन पालन मतलब क्या होता है। इसमें जो भी पशुपालन किया जाता है वो व्यवसाय के पर्पज से किया जाता है, व्यवसाय के उद्देश्य से किया जाता है। जैसे पहला पॉइंट ले सकते हैं इसमें पशुओं को व्यवसाय के उद्देश्य के लिए पाला जाता है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है इसमें एक निश्चित फार्म होता है, जैसे कि इसमें फार्म होता है और पूंजी अधिक लगती है और उच्च प्रबंधन की आवश्यकता होती है। जैसे आपने मुर्गी फार्म देखा होगा, शुगर बहुत सारे लोग पालते हैं, उसके लिए फार्म बनाए जाते हैं। तो जैसे मुर्गी फार्म होता है, ये सब जो फार्म होते हैं तो कहीं न कहीं एक बड़े क्षेत्र में बना होता है। ऐसे ही इनके लिए व्यवसाय के लिए एक बड़ा सा फर्म होता है जिसमें पशुओं को पाला जाता है, लेकिन इसमें पूंजी अधिक लगती है और उच्च प्रबंधन यानी मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है ताकि जो है अगर जानवर कोई परेशान हो जाए, बीमार ना हो। जैसे आप जानते हैं कि जो है जब बर्ड फ्लू या स्वाइन फ्लू आया था तो उस टाइम पे कितनी ज़्यादा जो है जानवरों की मृत्यु हुई थी। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे पॉइंट ले सकते हैं कि जो है उच्च प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इसमें भेड़ बकरी गाय बैल आदि जानवरों को पाले जाते हैं जो व्यवसाय के उद्देश्य के लिए होते हैं। जैसे गाय भेड़ बकरी बैल ये सब जो पाले जाते हैं इनका उद्देश्य होता है कि जो है हमें व्यवसाय ही करना होता है। अगला पॉइंट ले सकते हैं इन जानवरों से दूध मांस ऊन खाल आदि प्राप्त करके व्यवसाय किया जाता है। इनके क्षेत्र हैं न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया कनाडा अर्जेंटीना और मध्य अफ्रीका में ये जो है वाणिज्य पशुधन पालन जो है ये व्यवसाय किया जाता है। मानचित्र में इसको भी आप देख लीजिए। एनसीईआरटी की किताब से दोस्तों आप मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ में दे सकते हैं, यहाँ वाणिज्य पशुधन पालन लिखा हुआ है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र, ये एशिया का क्षेत्र और यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका का जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे ये वाला क्षेत्र है। जैसे कि यहाँ पे नामीबिया अफ्रीका बोत्सवाना ये सब जो है देश यहाँ पे आते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो है दक्षिण अमेरिका का जो ये वाला पार्ट हिस्सा है ये ब्राज़ील है, अर्जेंटीना उरुग्वे ये सब यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे जो है उत्तरी अमेरिका में कनाडा और मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका का जो है मतलब कनाडा ऊपर है यहाँ पे, इसके बाद यूएसए, इसके बाद यहाँ मैक्सिको। तो ये वाला क्षेत्र यहाँ पे आ जाएगा। बस आप उत्तरी अमेरिका लिख देंगे तभी जो आपका आंसर परफेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है वाणिज्य पशुधन पालन के क्षेत्र हो गए। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे है कि विश्व में लौह इस्पात उद्योग के विकास के कारक का वर्णन कीजिए और इस उद्योग के प्रमुख देशों के नाम लिखिए। 4 नंबर का सवाल पूछा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे जो सवाल हैं थोड़े लंबे रहेंगे तो इसलिए टाइम लगेगा जरूर, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करना है। यहाँ पे अगला प्रश्न है वो क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्नोत्तर नंबर 19 लिखेंगे। इसके बाद जो है आप इसका उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लौह इस्पात उद्योग के बारे में 2 लाइन। क्या लिखेंगे इसमें कि लौह इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। आधारभूत उद्योग का मतलब ये होता है कि जो लौह इस्पात है इन्हीं उद्योग से अन्य उद्योग विकसित होते हैं, बनाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के जो परिवहन साधन होते हैं, जो मशीन होते हैं वो इन्हीं लौह इस्पात से बनाए जाते हैं, तो इसलिए इसे आधारभूत उद्योग कहा जाता है। इस उद्योग से अन्य सभी मशीनरी उद्योग का निर्माण होता है। यहाँ पे आगे लिखा है कि इस उद्योग से ही जो विभिन्न प्रकार के मशीन बनाए जाते हैं ये लौह इस्पात के द्वारा ही निर्माण किया जाता है। तो आधार क्या हो गया? लौह इस्पात हो गया, इसीलिए इसे आधारभूत उद्योग कहा गया है। आर्थिक विकास के तभी सभी ताले और लौह इस्पात उद्योग के चाबी से ही खुलता है। इसमें जो कोटेशन दोस्तों बात कहा गया है कि जो आर्थिक विकास के सभी ताले हैं, आर्थिक विकास को जो सभी ताले हैं ये लौह इस्पात उद्योग की चाबी से ही खुलते हैं। मतलब ये है कि लौह इस्पात को एक चाबी माना गया है और आर्थिक विकास के लिए जो है एक ताला माना गया है। तो जब तक ये चाबी नहीं रहेगा तब तक ये ताला खुलेगा नहीं, मतलब आर्थिक विकास होगा नहीं। किसी भी देश में किसी भी प्रदेश में आर्थिक विकास तभी होगा जब लौह इस्पात उद्योग की चाबी लगेगी तब।
आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे दोस्तों इसके बाद में लिख सकते हैं कि इसके जो लौह इस्पात उद्योग के विकास के जो कारक है, कारक का मतलब कारण, कि लौह इस्पात जो उद्योग है इसके विकास के कौन कौन से कारण हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कच्चे माल की उपलब्धता, बाजार की सुविधा, परिवहन की सुविधा, निर्यात की उदारता, सरकारी नीति। ये कुछ पॉइंट है जो आप इस डायग्राम के माध्यम से भी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए लौह इस्पात उद्योग बनाने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए। जैसे मान लो आपको चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए पहले आपके पास जो है चाय की सामग्री तो होनी चाहिए ना, तो कच्चे माल होगा तभी तो चाय बन पाएगा। ठीक उसी प्रकार से कच्चे माल की उपलब्धता, यानी लौह इस्पात बनाने के लिए आपको सबसे पहले लौह अयस्क चाहिए जिससे लौह इस्पात बनता है। तो लौह इस्पात में कच्चा माल क्या हो जाएगा, लौह अयस्क हो जाएगा। अब लौह अयस्क से आपने कच्चा माल मिल गया, आप लौह इस्पात तैयार कर दिए। मान लीजिए बाजार की सुविधा नहीं है तो क्या जो है उसका विकास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसीलिए बाजार की सुविधा भी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए बाजार की सुविधा है लेकिन बाजार तक ले जाने के लिए परिवहन की सुविधा नहीं है तो क्या विकास हो पाएगा, विकास नहीं हो पाएगा। तो परिवहन की सुविधा भी होनी चाहिए। अच्छा, परिवहन की सुविधा अगर हो गई तो निर्यात नहीं, निर्यात मतलब बेचने के लिए उदारता होना चाहिए। जैसे मानो सरकार के द्वारा जो टैक्स वगैरह लगाए जाते हैं उसमें उदारता यानी थोड़ा सा जो है कमी करना चाहिए, तभी तो उसका जो है मुनाफा मिल पाएगा। ठीक है, सरकारी नीति भी अच्छी होनी चाहिए। सरकार का अगर नीति अच्छा है, सरकार मदद कर रही है तो कहीं इनके विकास भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इनके बारे में विस्तार से बारीकी में समझ लेते हैं। पहला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे कच्चे माल की उपलब्धता 4 नंबर में पूछा गया है, तो 4 नंबर में कम से कम 2 पेज में तो लिखेंगे आंसर। कच्चे माल की उपलब्धता में देखिए पहला पॉइंट ले सकते हैं कि लौह इस्पात के लिए कोकिंग कोयला और लौह अयस्क कच्चे माल का सबसे बड़ा स्रोत होता है। तो यहाँ पे 2 स्रोत है कच्चे माल के रूप में, एक तो कोकिंग कोयला, दूसरा लौह अयस्क कच्चे माल का सबसे बड़ा स्रोत है। जिस क्षेत्र में कच्चे माल की आसानी से प्राप्त होता है उस क्षेत्र में लौह अयस्क जो है लौह इस्पात के उद्योग विकास होता है। सिंपल सी बात ये, जहाँ पे आसानी से सामान मिल जाएंगे वहीं पे जो है कहीं कहीं जो उद्योग है वो स्थापित होगा। अगर मैं कहूँ जैसे मान लीजिए आपका ये घर है, ठीक है, आपका ये घर है, आपको घर पे कोई मेहमान आ गया है, आपके घर पे कोई मेहमान आ गया है, आपको बिस्कुट लाना है, ठीक है। तो आपका दुकान मान लीजिए इतना दूर है, इतना दूर दुकान है और एक दुकान पास में है, ठीक है। तो सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, पास वाले दुकान पर जाएंगे, दूर वाले दुकान पे नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि घर पे जल्दी से मेहमान आए हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो पास में है उसकी उपलब्धता ज़्यादा हो जाती है। वही यहाँ पे कहा गया है कि कच्चे माल में जो आसानी से जहाँ आसानी से मिल जाए वहीं पर लौह इस्पात उद्योग स्थापित हो जाते हैं और उनका विकास होता है। यहाँ पे दोस्तों एक कोटेशन मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि लौह अयस्क के लिए जो है यानी लौह इस्पात बनाने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, कच्चे माल में लौह अयस्क होना चाहिए, कार्बन कोयला या कुकिंग कोयला होना चाहिए, चूना पत्थर और मैग्नीज होना चाहिए। मैग्नीज जो है लौह अयस्क में मिलाकर लौह इस्पात बनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे मैंने लिखा है ये बहुत कीवर्ड का काम करेगा, आप इसे जरूर अपने आंसर में लिखें। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट यहाँ पे है बाजार की सुविधा। मैंने डायग्राम के माध्यम से लिखने के बजाय मैं डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए बाजार है, बाजार में क्या होता है, वस्तुओं का क्रय और विक्रय होता है, ठीक है। क्या होता है, क्रय और विक्रय होता है, ठीक है। ये रहेगा क्रय, ठीक है, क्रय और विक्रय होता है। बाजार में क्या होता है, वस्तु का क्रय और विक्रय होता है। अब देखिए बाजार में जब वस्तु का क्रय विक्रय होता है तो लौह इस्पात उद्योग क्या है, लौह इस्पात उद्योग को बाजार में जो है कहीं न कहीं लेकर जाएंगे, तो जिससे क्या होगा, बाजार की सुविधाएं बढ़ जाएंगी। बाजार की सुविधा बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि लौह इस्पात उद्योग जो हम बना रहे हैं वो आसानी से मार्केट तक पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये है, बाजार में क्या होता है, वस्तुओं का जो है क्रय विक्रय होता है। वस्तु क्या है, लौह इस्पात उद्योग है और इसको बाजार तक पहुंचाना होता है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए परिवहन की सुविधा। यहाँ पे देखिए मैं 2 लाइन में आपको समझाने की कोशिश किया है। लौह इस्पात उद्योग के क्षेत्र को जो है अगर वहाँ परिवहन की सुविधा होगी तो आसानी से बाजार तक पहुँचाया उसे जा सकता है, ठीक है। डायग्राम के माध्यम से बहुत आसानी से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। कच्चे माल को और तैयार माल को, कच्चे माल और तैयार जो माल है उसको परिवहन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। तो इस प्रकार से डायग्राम के माध्यम से आप आसानी से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं।
अगला पॉइंट दोस्तों है निर्यात की उदारता। इसका मतलब है कि वस्तुओं की आवश्यकता पड़ने पर विदेशों से भी आयात निर्यात किया जा सके। इसके लिए उदार की आवश्यकता होती है। राजनीतिक संबंध के साथ आर्थिक मदद में सहायता मिलती है। मतलब है कि निर्यात की उदारता, जैसे विदेश से हमें वस्तुओं को आयात निर्यात करना है, तो अगर विदेश से रिश्ते अच्छे होंगे, उदारता अच्छी होगी, उदारता में कि रिश्ता अच्छा होगा, तो कहीं की आर्थिक विकास भी सहायता मिलेगी। तो ये पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है सरकारी नीति। सरकारी नीति में क्या लिख सकते हैं? सरकारी की नीति से उद्योगों का विकास होता है, जिससे नई उद्योग की स्थापना भी शामिल होती है। संतुलित आर्थिक विकास हेतु सरकार प्रादेशिक नीति अपनाती है, जिससे उद्योग का विकास हो सके। मतलब ये सरकार की नीति का मतलब ये है कि सरकार की जो नीति है, ये उद्योग का विकास होता है। अगर सरकार की नीति अच्छी है, सरकार कंपनी लगाने दे रही है, उद्योग लगाने दे रही है, तो विकास होगा, बिल्कुल विकास होगा। जैसे नई उद्योग स्थापना भी शामिल होती है, ठीक है। तो कहीं कहीं सरकारी का नीति अच्छा होना चाहिए, सरकार का मदद अच्छा होना चाहिए, ताकि जो है कहीं का उद्योग स्थापित हो सके। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसको मैंने डायग्राम के माध्यम से, मैपिंग के माध्यम से भी बताने की कोशिश किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, चीन, जापान, भारत, रूस, ऐसे कुछ देश हैं जहाँ पे लौह इस्पात उद्योग सबसे ज़्यादा विकसित हुए हैं। देखिए यहाँ पे यूएसए है, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे कनाडा है, यूएसए हो गया। ग्रेट ब्रिटेन ये है, यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे फ्रांस, और यहाँ पे जर्मनी, ये रूस, चीन, भारत, और ये जापान। इस प्रकार से संसार के मैप में अगर आप दर्शा देते हैं तो पूरा का पूरा नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो प्रश्न थे यहाँ पे हम लोग यहाँ तक कवर कर लिए हैं। विश्व में लौह इस्पात उद्योग के किन्हीं विकास के कारणों का वर्णन कीजिए और उद्योग के विकास देशों का नाम लिखिए। तो देशों का जो नाम है वो मैंने लगा दिया, बता दिया आपको। अगले वीडियो में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 से, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, ताकि आप बोर भी ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।